हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज फिर से मनोविज्ञान बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। तो आप अगर कोई भी जो पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। और ये मनोविज्ञान के 30 जो प्रश्न है इनको खुद से करने की कोशिश करिए। ये आपको आगामी टेट की परीक्षा हो, चाहे आप कह लीजिए सुपर टेट की परीक्षा हो या रेट की परीक्षा हो, सभी में मदद करेंगे क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन जो विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? बताइए, कार्लवेल्ड कुक है, फ्राबेल है, मॉन्टेसरी है या डाल्टन है? तो जो किंडरगार्टन पद्धति है या विधि है, इस किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक जो है फ्राबेल है। और फ्राबेल आप जानते होंगे कि इन्होंने ये कहा भी है कि जो बच्चा है वो एक तरीके का फूल का जो फूल है का पौधा है, और जो अध्यापक है वो एक तरीके से माली है, और जो विद्यालय है वो उसके लिए बगीचे का कार्य करता है। तो इस तरीके से फ्राबेल ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया है। और मॉन्टेसरी के बारे में आप जानते होंगे कि ये मेरिया मॉन्टेसरी है और इन्हें मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संकल्पनात्मक जो परामर्श है इसके जन्मदाता कौन है? विलियमसन है, थॉर्न है, रॉजर्स है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, संकल्पनात्मक जो परामर्श है इसके जो परामर्शदाता या जन्मदाता जो है वो थॉर्न है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? जैसे मान ली ऑप्शन दिए हुए हैं कि उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नजरअंदाज करना या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो सीधी सी बात है कि देखिए, मान लीजिए छात्र अगर कोई अवांछित व्यवहार करता है, कोई गलत व्यवहार करता है और उसमें अगर सुधार करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? कि उसके माता पिता को सूचित कर देंगे, उसको दंड दे देंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे नजरअंदाज कर देंगे, ये भी नहीं है। तो या तो ए होगा या डी होगा। अब डी लिखा है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये ज्यादा सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये कह लीजिए जो संबंधी विकार होते हैं उन विकारों से संबंधी है, जिसमें लिखा हुआ डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या है, पढ़ने संबंधी समस्या है, गणित कौशल संबंधी समस्या है या वाक क्षमता संबंधी विकार है? तो बताइए, ये डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित समस्या है? तो सबको पता होगा डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या है, और जबकि लेखन संबंधी विकार को डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक है, लेखन संबंधी जो होता है वो डिसग्राफिया कहलाता है। ठीक। और गणित संबंधी जो विकार होता है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक। और जो वाक संबंधी विकार होता है उसको क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं या डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि ब्रेल ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किस लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? श्रवण बाधित विद्यार्थी के, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के, अस्थिबाधित विद्यार्थी के लिए या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप जानते हैं ब्रेन लिपि किसके लिए होती है? जिनको दिखाई नहीं देता। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए तो ब्रेन लिपि होती है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो फिफ्थ का ऑप्शन बी पार्ट सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि CWSN मतलब CWSN का अर्थ क्या है? तो CWSN का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए होती है। तो CWSN इसकी जो बतानी है आपको, क्या अर्थ क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे? तो सीधी सी बात है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परामर्श का एक तत्व नहीं है? प्रत्येक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो बताइए आप, ये परामर्श का इसमें से कौन एक तत्व नहीं है? ये वृत्तिक वृद्धि जो है वो परामर्श का एक तत्व नहीं है। ठीक है। जबकि संप्रेषण, साक्षात्कार, परामर्शदाता का विश्वास परामर्श के प्रमुख तत्व होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, ये कह लीजिए आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और खासतौर से मैं कह दूं ये सुपर टेट के लिए भी है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में,
इलाहाबाद में या वाराणसी में? तो बताइए कि मनोविज्ञान शाला कहाँ पर स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में स्थित है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दें कि वर्ष 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर इलाहाबाद के लाउदर रोड पर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो पता होगा कि अधिगम के सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है अपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इसी प्रकार से कोहलर ने चिंपैंजी सुल्तान नामक बंदर पर अपना प्रयोग किया था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम की समाप्ति होती है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होता है, अधिगम में दोष होता है, या अधिगम में अवरोध होता है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सबको पता होगा कि पठार कब बनते हैं, आपको पता भी है कि देखिए हमेशा जब आप पढ़ते रहते हैं तो पढ़ते रहने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि निश्चित रूप से उस स्थिति के बाद आपका पढ़ना जो है वो सतत रूप से थोड़ी देर के लिए रुकता है ना, फिर आपका बढ़ता है, तो घटता बढ़ता रहता है, तो अवरुद्ध आता है, उस समय के लिए रुकना होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी पार्ट सही है। ठीक है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेज्म नामक पुस्तक के लेखक है, बताइए पावलाव है, स्किनर है, हल है, या थॉर्नडाइक है? तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेज्म के जो पुस्तक के लेखक है वो है बी एफ स्किनर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार है, प्रशंसा है, दंड है, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है? छात्रों में अगर सही व्यवहार का प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्णता आप किसको देंगे? तो सीधी सी बात है, इसमें आप किसके देंगे? सही व्यवहार के प्रस्तुतिकरण को देंगे। ठीक है, तो 12 का डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? जो समस्या समाधान है उसमें लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रस्तावित किया था? कोहलर ने, हल ने, कंडलर ने, या ब्रिक ने? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही है बी पार्ट, हल ने। ठीक है, और आप जानते भी होंगे कि हल किस प्रकार के हैं, हल जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक, इनका पूरा नाम क्लार्क हल है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? डी डब्ल्यू एलेन, बुश, डेविड ह्यूम, या ए सी एचिसन? बताइए एचिसन। तो आपको पता होगा डेविड ह्यूम शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है बल्कि वे दार्शनिक है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी पार्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, या दूरवर्ती स्तर? तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? दूरवर्ती स्तर जो है वो अधिगम के स्तर का नहीं है, शिक्षण के अधिगम का स्तर नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको सभी को दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, या मानसिक उद्देलन? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? देखिए व्याख्यान जो होता है उसमें जनतांत्रिक शिक्षण नहीं है वो, क्योंकि व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि व्याख्यान कक्षा शिक्षण में किसी विशेष व्यक्ति या शिक्षक द्वारा ही अपने विचार को व्यक्त किया जाता है और जो कि राजतंत्र का प्रतीक होगा, इसमें कोई सब लोग शामिल नहीं होते व्याख्यान में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? देखिए आप जानते हैं समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें कि सामान्य और विशिष्ट प्रकार के बालकों का समावेश किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। बी लिखा हुआ है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। सी लिखा हुआ है दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। और डी लिखा हुआ है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 17 का बी पार्ट सही है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा की विशेषता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखो आप ऑटोमेटिक लिखा हुआ है कि यह केवल, और ये केवल शब्द
बिल्कुल बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है और जो कि नहीं हो सकता, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन? बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी पार्ट, अभिभावक कथन जो है वो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई जो होती है वो रूपग्राम होती है, जिसको मोरफेम कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी होती है? रूपग्राम। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन या कॉलिंसन? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक ऑप्शन नहीं दिया है जो इसका राइट आंसर है, और वो है जॉन डीवी ने ये कहा है। ठीक है, जॉन डीवी ने ये कहा है कि हम करके सीखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका ये सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन? तो बताइए कौन सा स्तर नहीं है? तो वर्णन कोई भी शिक्षण का स्तर नहीं होता। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। सोच के समझ के उत्तर दीजिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपरोक्त सभी? जल्दबाजी मत करिए। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया, ध्यान रखना, मुख्य संक्रिया होती है, तो क्रिया और प्रक्रिया की मुख्य संक्रिया होती है। ठीक है, ये पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 23 है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता। अब यह किस प्रकार के अनुबंधन में निहित है? अनुक्रिया सामान्यीकरण है, अनुक्रिया अनुबंधन है, उद्दीपक सामान्यीकरण है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण है। आप जानते हैं कि जो प्रयत्न, जो उद्दीपक हो, किसी वस्तु, विषय वस्तु को देखकर जो भी किसी भी के मस्तिष्क में जो पहला विचार उत्पन्न होता है वो उद्दीपक होता है, और उस उद्दीपक या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया की जा सकती है वो अनुक्रिया होती है। तो बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर अगर डरने लगता है तो उसमें जो अनुबंधन है वो उद्दीपक सामान्यीकरण है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? कि आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो किस चीज को आप नहीं भी ध्यान रखें तो भी सही है? विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि या विषय की विशिष्ट प्रकृति? तो मेरे हिसाब से सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें अभिभावक की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये बच्चा कहाँ से है, इसके माता पिता कैसे हैं, और वो ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या समूह एवं खेलों में सहभागिता? तो बताइए बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो सीधी सी बात है इसमें विशेषता ये नहीं है जिज्ञासा की कमी, बल्कि इसमें तो जिज्ञासा की कमी नहीं, जिज्ञासा की ज्यादाता होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है उसकी जिज्ञासा जानने की, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हर चीज को नया जानना चाहता है, अपने तरीके से जानना चाहता है। ठीक है, के बाद नया और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण या प्रबोधन? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है वो सही होगा? तो सी पार्ट सही है कि सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित अभिप्रेरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभिप्रेरण सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, अभिप्रेरण प्राणी के व्यवहार के निर्धारण एवं संचालन से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा कि कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो सबको पता है कि शारीरिक विकास बुद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का, बताइए क्या है? संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है? तो मेरे हिसाब से पता होना चाहिए आपको कि सीखना वैसे तो एक प्रकार के क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, तो अगर परिवर्तन है तो क्या कह सकते हो आप? संशोधन है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, बताइए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कि चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए?
जो स्किनर बॉक्स है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो स्किनर प्रयोग को आपका जो बॉक्स है उसका प्रयोग प्रसूत अनुबंधन, क्योंकि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है बीएफ स्किनर ने, ठीक है। इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? पहली बात तो आपको ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि से, व्यक्तित्व से, अधिगम से। तो ये बुद्धि से संबंधित है। और इसमें कितने परीक्षण होते हैं? तो बताइए कि इसमें कितने परीक्षण होते हैं? इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं, ठीक है। 5 उप परीक्षण होते हैं और इन 5 उप परीक्षण में एक होता है, आपको मैं बता दूं, कोहो ब्लॉक परीक्षण। इसके बाद होता है, एक होता है पास एलोंग परीक्षण, ठीक है। इसके बाद एक होता है आकृति निर्माण परीक्षण, आकृति निर्माण परीक्षण। इसके बाद एक होता है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। और इसके बाद एक और होता है, वो होता है तस्वीर निर्माण, ठीक है, तस्वीर निर्माण परीक्षण। तो इस तरीके से 5 जो है वो आपके बुद्धि मापन में भाटिया बैटरी परीक्षण के उप परीक्षण है। तो आपके मैंने 30 प्रश्न कराए हैं, आप अपने देखिए, मूल्यांकन करिए कि कितने आपके सही हैं और अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखिए, क्योंकि आज की एक न्यूज आई है जिसमें कि सीटेट के होने की संभावनाएं बता दी गई हैं। तो आप जो लोग भी तैयारी कर रहे हो अपनी, वो निरंतर रूप से करते रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।